अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स और द नॉवल लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। ज़महरीर बाय अमारा हुसैन के एपिसोड नंबर 39 है। चलें स्टार्ट करते हैं। इस राहदारी की एक दीवार में बड़े बड़े शमादान लगे थे, जबकि दूसरी दीवार इसमें बिना दरवाजों की मेहराबी बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। हर तरफ चहल पहल थी, मुलाजमीन की रफ्तार में उजलत थी। बागात की सजावट जारी थी। इस वक्त महल के मतबख के रोशनदानों से गोश्त के भुने जाने की खुशबू फिजा में फैल रही थी। खुशबू सूंघते से शदीद भूख का एहसास हुआ। दोनों बाजुओं पर उठाई इस्त्री शुदा सफेद तह की हुई चादरों को देखा। इसे ये चादरें मरचान खातून के कमरे में पहुंचानी थी। इसने इन सारी तैयारियों को नजर भर देखा। माली पौधों की तरफ आती पतली नालियों में से गिरे हुए पत्ते निकालता जा रहा था, जो बेसाख था। सोचों में गुम अपने सामने महल में होती तैयारियां देख रही थी। बराबर से किसी कनीज की आवाज तेज आवाज पर चौंकी। शहजादा दाऊद इस तरफ आ रहे हैं, तुम लोग पिछली राहदारी से जाओ। जो मुलाजमीन इस तरफ आते जा रहे थे वो पलटने लगे। इसने हाथ में थामे कपड़ों को देखा, फिर इन मुलाजमीन को, और जजर बजर हुई। लेकिन मुझे ये मरजान खातून के कमरे में जल्दी पहुंचाने हैं। क्या कुछ मसला हो जाएगा यहाँ से गुजरने में? क्यों मसला नहीं होगा, तुम यहाँ से नहीं गुजर सकती। एक तरफ हो जाओ। मदीना ने कुछ हैरत से इसकी बात सुनी। फिर शहजादा अहरवान को बमाचंद मुहाफिजों के इस तरफ आते देखा। उसका हाथ खींच के एक तरफ किया और अदब से सर झुकाए खड़ी हो गई। परिसा की नजर दाऊद सुल्तान पर पड़ी और उसके चेहरे पर तल्ख सा तासुर फैल गया। ये तुम किस ढिठाई से शहजादे को देख रही हो? नजरें नीची रखो। इसने मरीना की बात सरासर नजरअंदाज की। पुष्ट पर हाथ बांधे वो फुर्सत से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था, गोया चहलकदमी के लिए निकला हो। उस एक शख्स की वजह से कितने मुलाजमीन लंबे रास्ते से शाही जनान खाने की तरफ जाएंगे। कड़वाहट चीज के हलक में घुल गई थी। दाऊद एक मेहराबी खिड़की के सामने रुका और दूसरी तरफ माली से कुछ कहने लगा। जवाबन माली ने कुछ ऐसा कहा था जिस पर वो मुस्कुराया था। कान के लोग खुजाते वो राहदारी की जानिब घूमा। इसी वक्त दूसरे सिरे पर मौजूद मेहरून रंग के पैरों तक आती सादी फ्रॉक पहने परीसा से नजरें टकराएं। उसके शहद रंग बाल खुले हुए थे, हाथों में सफेद चादरें थी। दाऊद की सुरमई आंखों में चौंकता हुआ तासुर उभरा। परीसा ने इसे साफ महसूस किया था। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट लम्हे भर में सिमटी। वो मुस्कुराहट परीसा को बहुत कुछ वाजे करा गई थी। अब वो इससे पूछेगा कि वो वहां से कैसे निकली। परेशानी के बायस इसकी हथेलियों पर पसीना उतरने लगा। मरीना की बात मान लेनी चाहिए थी। यूं वो उसकी जानिब मतवज्जो नहीं होता। चलो मरीना, कुछ नहीं होगा। ये राहदारी काफी चौड़ी है, हमारे गुजरने से इसका रास्ता नहीं रुकेगा। धीमे लहजे में कहते हुए वो यूं आगे बढ़ी गोया उसने दाऊद सुल्तान को देखा तक ना हो। मरीना सदमे जैसी हालत में इसे वहां से जाती परीसा की पुश्त तक के गई। इस लड़की पर वाकई जन्नत का साया था। इसकी निगाहों ने दाऊद सुल्तान के चेहरे तक का सफर किया। वो अपनी जगह खड़ा इसे आगे बढ़ते देख रहा था। मरीना ने शहजादे को इसका रास्ता रोकते देखा और बेसाख्ता जुबान दांतों में दबाई। होंठों को उंगली से मसलते हुए वो परीसा की इस बदतमीजी पर अकड़ने लगी। कैद खाने से निकलकर तो रास्ता वाज़ेह हो चुका होगा। तुम्हें परीसा हाना? परीसा ने चेहरा उठा के इसे देखा अच्छी तरह। लेकिन लगता है तुम्हें नहीं मालूम कि औरतों का रास्ता रोक के खड़ा होना कितना नामुनासिब है। अगर वह इसके साथ बदतमीजी से पेश आ सकता था तो इसका भी पूरा हक बनता था। शहजादा होगा वो अहरवान के बेवकूफ लोगों के लिए, इसके लिए वो कुछ नहीं था। वो अब इससे इसकी औकात में रखेगी। तुम एक दफा में सच्चे और सीधे जवाब दोगी तो तुम्हें रास्ते में देख के फौरन रास्ता बदल लूंगा। काली बिल्ली। जहरखान मुस्कुराहट चेहरे पर फैल गई। काली बिल्ली किसी का रास्ता काटे ये कोई नहीं चाहता। परीसा के चेहरे पर फैलती सुर्खी नुमाया दिखने लगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगी तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है? वेरी फनी। इसके नथने फूले। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने के लिए तुम्हारे करतूत ही काफी है। अच्छा, बहुत जानती हो तुम मुझे। कहाँ से निकलवाया है इतना बायोडेटा मेरा? जरूरत ही नहीं पड़ी निकलवाने की। तुम्हारी तरह लोगों की जिंदगियां स्टार्ट नहीं करती मैं। तुम्हारे इस दोस्त ने खुद ही वार्न किया था मुझे कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। उंगलियों ने हाथ में थामे तहशुदा कपड़ों को भींच लिया। इतने घटिया कि अपने मुलाजमीन पर छोटी छोटी बातों की वजह से हाथ उठाते। ऐसा तो मैंने अपनी आंखों से होते देखा है। बहुत दिलचस्प, मजीद बताती जाओ।
मुझे अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है। हाथ बांध के वो फुर्सत से सुनने लगा। वो तिलमिला के बोलते बोलते रुकी। सिर्फ ये नहीं, तुम्हें शायद कोई नफसियाती मर्ज है, जिसकी वजह से जब कोई तुम्हारे मुकाबल आके तुम्हें तुम्हारी औकात दिलाने की कोशिश करता है तो तुम इसे कत्ल कर देते हो, क्योंकि तुम्हें यही सब आता है। वो कुछ देर इसे देखे गई। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छी तरह याद दिला के रहूंगी, समझे? उसने दांत पीसे। और मुझे तुम्हारे इस सो कॉल्ड शाही रुतबे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दाऊद सर झटक के रह गया। देखो परिसा, लहजा मसालेहत लिए हुए था। तुम दो चीजों में बहुत अच्छी हो, एक झूठ बोलने में, दूसरा अपने जैसे झूठे लोगों पर यकीन करने में। जब भी कुछ बोलती हो इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। इसलिए मैं आखिरी बार तुमसे बहुत ही दोस्ताना अंदाज में, हालांकि झूठे लोगों से बात करना मुझे अपने आप के साथ ज्यादती लगती है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम खाने से कैसे निकली? मुझे नहीं पता। उसका लहजा दो टोक था। उसने चेहरे को सपाट रखा। ये कोई जवाब नहीं, मुझे जवाब दो। इसकी भवें तन गई। मेरा जवाब यही है। तो वाज़ेह है फिर, तुम किसी ऐसे काम में मुलव्वस हो जिसे बताते हुए तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। वलब भींचे चेहरा दूसरी तरह की खामोशी से मालिक को काम करता देखने लगी। वो हार अब भी मेरी जेब में है। जो कुछ भी तुम कर रही हो, बताओगी तो हार तुम्हें वापस मिल सकता है। तोलती हुई नजरों से परीसा के चेहरे को देखा। परीसा के हाथ कपड़ों के बोझ की वजह से दुखने लगे थे। उसने एक सांस ली। ठीक है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। गाल को काटते हुए उसने एक नजर मुड़कर मरीना को देखा। दिल तेजी से धड़कने लगा था। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। वो रुकी। दाऊद बगौर इसे देखे गया। क्योंकि जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ है मेरी फैमिली के साथ, इनमें तुम शामिल नहीं थे। इसने हाथ में थामे कपड़ों को देखा। अब इनको दोबारा इस्त्री करने की जरूरत थी। और तुम्हें लगता है जो ज्यादती तुम्हारे साथ हुई, क्या तुम इस सब का इल्जाम मुझे दे सकते हो? कुछ अजीब नजरों से इसे देखा। मुझे नहीं लगता इस सब का इल्जाम तुम मेरे कंधों पर डालोगे। बल्कि शाने उचकाए। कोई भी नॉर्मल इंसान किसी ऐसे शख्स को इल्जाम नहीं देगा जिसने इसके साथ होने वाली ज्यादती में कोई हिस्सा नहीं लिया हो, वो भी सिर्फ इस वजह से कि इस शख्स का ताल्लुक ज्यादती करने वाले खानदान से है। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहाँ नहीं आई। मैं सिर्फ अपनी दादी को लेने आई हूँ। परिसा ने इसकी आंखों में झांका। वो कुछ देर खामोशी से इसे देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए इसके हाथ से तयशुदा कपड़े लिए। इसका मुंह हैरत से खुल गया। इधर उधर घबराहट से देखा। ये क्या कर रहे थे तुम? ये मुलाजमा कब से वहां खड़ी है, बेचारी थक गई होगी। मैं मुलाजमीन के साथ इतना बुरा बर्ताव भी नहीं करता। मरीना को इशारे से बुलाया। वो बेचारी उड़ी हुई रंगत लिए भागती हुई आई थी। ले जाओ ये कपड़े, जहां पहुंचाने हैं। मरीना ने कपकपाते हाथों से कपड़े लिए और तेजी से राहदारी में आके बढ़ गई। परिसा ने हाथ नीचे गिराते हुए नादानिस्ता तौर पर एक हाथ से दूसरा हाथ थामा। एक राहत से इसके कंधों पर फैल गई। तुम एक उस बुनियाद पर दुश्मनी की बात कर रही थी। मैं कुछ समझा नहीं। तुम कुछ वाजे करोगी तो मेहरबानी होगी। परिसा ने लबों पर जुबान फेरी। वाजे ही तो है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर ही रही हूँ। तुम मुझसे अपना बदला लेना चाहते हो। किस चीज का बदला? तुम्हें तुम्हारे खानदान के रो दूर किए जाने का बदला। तुम मेरे खानदान के हर फर्द को मरवाना चाहते हो, ताकि इसकी आवाज भरा गई, ताकि तुम मुझे अकेला देख सको जैसे तुम अकेले थे। वो संजीदगी से सर झटक के रह गया। तुम्हें अकेले देखने का कोई शौक नहीं मुझे, ना ही इससे मेरी जिंदगी में कुछ बेहतर होगा। तुम अपनी दादी को यहाँ से निकलवाना चाहती हो, इसके लिए पहले तुम इन्हें बेगुनाह साबित करवाओ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और इसकी आंखों में झांक रहा था। मैं तुम्हारे खानदान को हरवान का और इसके लोगों का मजीद नुकसान करने से रोक रहा हूँ। मैं शहर के इस्तेमाल को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसके बायस ये सारी तबाहियाँ हुई। शहर और साहिर जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे, इस दिन लोगों की ज़िंदगियाँ और ये ज़मीन पर अमन हो जाएगी। तुम्हें अगर मैं दुश्मन समझता हूँ, सवालात नहीं करता, दुश्मनों के जवाबात निकलवाना मुझे अच्छे से आता है। तुम्हें मेरे खिलाफ जो कहानियाँ सुनाई गई हैं, वो भी तुम्हारी तरह झूठी हैं परिसा फुनान। मैं झूठी नहीं हूँ। तुम मुझे झूठी कहना बंद करो। इसीलिए जिस दिन मैंने सवालात करने बंद कर दिए और दूसरा तरीका अपनाना शुरू किया, इस दिन समझ जाना कि मैं तुम्हें दुश्मन समझने लगा हूँ। लेकिन जिस दिन तुम मुझे सच बताओगी, मैं तुम्हारा हार वापस करूँगा। क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? तुम मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है। इसकी आंखें भीगी। मेरा नहीं ख्याल इस हार की गैर मौजूदगी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा रही है। और अगर ये इतना कीमती है तो मेरे पास ये ज़्यादा महफूज है। इसने अपनी जेब थपथपाई। वो इसके पास से गुजरता आगे बढ़ गया। मुहाफिज तेजी से दाऊ सुल्तान के पीछे लग के राहदारी तकरीबन
काली थी। आंसू इसकी आंख से लढ़कता गाल पर फिसला। गीली सांस खींचने से इसने हाथ की पुष्ट से गाल पोंछे। तुम नहीं जानते वो मेरे लिए कितना कीमती है। तुम नहीं जानते इसकी गैर मौजूदगी मुझे ख़त्म कर सकती है। वो तेज से कदम उठाती मुलाजमीन के बीच में से होती हुई शाही जनान खाने की तरफ जा रही थी। अब इसके सामने गोल जीने थे, वो इन पर चढ़ रही थी। जीनों की खिड़कियों के पास से गुजरते हुए एक खिड़की के सामने ठिठक कर रुकी थी। बागात से इस तरफ इसने अस्तबल के मालिक को दाऊद सुल्तान के मुकाबले खड़ा देखा। इसने इस सेहतमंद स्याह चमकते घोड़े की रस्सी थामी हुई थी। क्या ये घोड़ा भी शाही खानदान से था? फिर इसने दाऊद सुल्तान को देखा। आकाश वो दादी, एलिफ और नाना को लेके किसी तरह यहाँ से भाग सकती। इसे इस दुनिया से खौफ आ रहा था। अगले दिन संगमरमर के ये चौड़े जीने मकतब से जुड़े महल के इस हिस्से की जानिब जाते थे जहाँ शाही मतबख और बाकी काम करने के हिस्से थे। यहाँ बड़े बड़े काम से लेकर छोटे छोटे कामों के लिए अलग हिस्से थे और मुलाजमों की फौजें मुस्तैदी से अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते थे। ये सुबह का वक्त था। वो अपने मामूल के मुताबिक ही महल आई थी। भूरे रंग की पैरों तक आती पोशाक को दोनों हाथों से उठाए वो इस राहदारी में तकरीबन भागी। एक कदुका खादिम ही आसपास आ जा रहे थे। न जाने यहाँ से मकतब की तरफ जाने वाला रास्ता किस तरफ था। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा था जिस दिन वो इस महल में ना भटकी हो। वो बेहद परेशान हुए एहतियात से जीने उतरते हुए एक लम्हे को रुकी। पास से 2-3 मुलाजमीन गुजरे। दिल चाहा इनसे पूछे, मगर फिर इस ख्याल को रद्द कर दिया। जीने के अख्ताम पर मजबूत लकड़ी का मेहराबी दरवाज़ा था जिसका एक पट खुला हुआ था। वह तेज़ी से इसमें से अंदर बढ़ी और अंदर का माहौल देखकर चौंक गई। ये सब्जियां बारीक काटो। क्या तुमने अभी मुझे सब्जियां काटते नहीं देखा था? दोनों हाथ कमर पर रखे बालों के गिर्द फूलदार रुमाल कस के लपेटे वो फरहबा खातून परीसा की ही हम उम्र मुलाजमाओं को झड़क रही थी। इनके सामने रखी मेज़ इतनी लंबी थी कि कोई 40-50 लोग इसके गिर्द आराम से खड़े हो सकते थे, जिस पे जा बजा बर्तन, सब्जियां, छुरियां रखी थी। मुलाजिम और मुलाजमीन कपड़ों पर पेशबंद बांधे थे। 3-3, 4-4 की तादाद में जा बजा मेज़ के इतराफ खड़े अपने कामों में मगन थे। वो परेशान सूरत बनी पलटने लगी जब इस औरत की सख्ती आवाज़ पर रुकी। ए लड़की, रुको, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। वो तेज़ी से बुखला के पलटी। मुझे कह रही हैं? अपनी जानिब झिझक से इशारा किया। हाँ तुम। औरत की रंगत सुर्ख सफ़ेद थी। चूल्हे की तपिश के बायस चेहरा मज़ीद लाल हो रहा था। तुम वही नई लड़की हो ना? नाम क्या बताया था? सलमा ने पेशानी पर हाथ मारा। याद करने की कोशिश की। जो मुलाजमाएं सब्जी काट रही थी वो एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करने लगी। इसका चेहरा सुर्ख सा हुआ। परीसा नाम है मेरा। मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, फिर लबों पर जबान फेरी। मतबख के गर्म माहौल में जिस्म को सुकून सा फराहम किया था। भुनते गोश्त, सब्जियों और मसालों की खुशबू उसके नतनों से टकरा रही थी। वो औरत मेज़ की जानिब बढ़ी, फिर धनिये से की बड़ी बड़ी गड्डियाँ टोकरी में डाल के इसके हवाले की। ये पत्तियाँ इस बर्तन में अलग करो। जब सारी अलग हो जाएं तो अच्छी तरह धो के मुझे दे देना, वक्त कम है। वो साथ साथ बर्तन में पकते सालन में चम्मच चलाने लगी। इसने खास दिमागी से इस औरत को देखा। इस खातून का माथे पर शिकन हुआ। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया क्या? इसने आस्तीन बाजू तक चढ़ा रखे थे। मोटे मोटे बाजू जिन पर जा बजा जलने के निशानात थे। महारत से एक वक्त में कई कामों में जुटे हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, समझ गई मैं। वो हड़बड़ाई, फिर धनिया की गुड्डी से डनिया निकालकर तेजी से अलग बर्तन में इनकी पत्तियां तोड़ तोड़ कर डालने लगी। इसने कुछ ही दूर खड़ी कनीजों की सरगोशियां वाज़ेह तौर पर सुनी थी। इसे चुपकी सी महसूस हुई। सर झुकाए इसने लब दांतों में दबा लिए। तवज्जो काम की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन अगली हैरत भरी सरगोशी फिर से कान खड़े हो गए। ये वही लड़की है। भूल गई क्या तुम, जो मकतब के फर्श पर गिरी पड़ी थी? सलमा खातून कह रही थी कि इस पर जिन्नात का साया हो सकता है। परिसा ने नामहसूस तरीके से सर उठाया। हाथ बर्तन के किनारे पर टिक चुके थे। इसने इस बेहद सूखी लड़की को देखा जो मुंह को हाथ से ढके अपने गिर्द खड़ी 2 लड़कियों को और एक मुलाजिम लड़के से मुखातिब थी। लड़के ने सर उठा के इसकी जानिब देखना चाहा। इस बेहद सूखी लड़की ने इसे जोर से कौफी मारी थी। देखो नहीं, इसे वो समझ जाएगी। इस दुबली लड़की ने, साथ वाली लड़की भी इसकी जानिब पलटी। इसके हाथ में टमाटरों की टोकरी थी। मरीना, इसने बेसाख्ता इसे आवाज दी। मरीना, मुझे डर लग रहा है। मैंने सुना है ऐसे लोगों की आंखों में नहीं देखना चाहिए, जिन्नात मुंतकिल हो जाते हैं। मरीना ने अफसोस में सर झटक के इसे कोहनी मारी। क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम लोग? सलमा खातून की बातों पर तुम लोग कैसे यकीन कर लेती हो भला? समझ से बाहर है मेरे। टोकरी उठाए इसने मुस्कुरा के परीसा को देखा और इसकी जानिब आई। मुझे लड़की बिल्कुल ठीक ठाक लगती है। मुलाजिम लड़का अब इन कनीजों के पास से हटते हुए कह रहा था।
اس کے کہنے پر ان تینوں لڑکیوں نے مڑ کے اسے دیکھا. کچھ دیر اسے گھورا. مرینا نے اس پر آنکھیں نکالی جس پر وہ ہڑبڑا کے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں. تم ان کی باتوں کا برا مت ماننا. ان کی عقل گھٹنوں میں ہے. ان کو میں بولوں کہ میرے پرے ہیں اور میں اڑ سکتی ہوں. ان کو بولو کہ میرے پر ہیں اور میں اڑ سکتی ہوں تو پھر بھی یقین کر لیں گے. لیکن اب بہت ہوا. مجھے ان کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے. میں مزید یہ نظر برداشت نہیں کر سکتی. اس نے ٹوکری کو ایک طرف کی اور پاس کھڑی مرینا کو دیکھا. پھر ہمت کر کے اس کی جانب بڑھی. وہ تینوں اپنی طرف سے آتے دیکھ کے گھبرائیں. ایک تو ڈر کے مارے ان دونوں کے پیچھے چھپ گئی. سنو. ہچکچاتے اس نے انہیں مخاطب کیا. ہاتھ مسلے. تم لوگوں کو میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں. کوئی سایہ نہیں ہے مجھ پر. سلمیٰ خاتون شاید اپنے خاندان کہ ان لوگوں کی وجہ سے کافی پریشان ہے تبھی انہوں نے ایسا کہا ہوگا. جنات؟ اس نے حیران کن تاثر چہرے پر پھیلایا. تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں نے تم لوگوں کو اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا. اس نے قدم ان کی جانب اٹھائے. وہ تینوں اپنی جگہ سے کچھ پیچھے کھسک گئی. ہم نے بس یہی کہا کہ سلمیٰ خاتون عجیب و غریب چیزوں پر یقین رکھتی ہیں. تمہیں دیکھ کے. اسے اوپر سے نیچے دیکھا. بالکل نہیں لگتا کہ تم پر جنات ہیں. کیا مطلب؟ وہ الجھی. لگتا نہیں؟ کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں ہمارا پریسا. ہم تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہے. چھوٹے قد والی وہ صحت مند سی لڑکی دبلی پتلی لڑکی کے عقب سے آگے آئی. لیکن تم سب لوگ میرا نام جانتے ہو. اس کے چہرے پر پریشانی پھیلی. ضرور کسی نے یہ افواہ پھیلائی ہے کہ اس نام کی لڑکی پر جنات ہیں. ہاں صحیح کہا. یہاں سب کو ایک نئی آنے والی لڑکی کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ اس کا نام پریسا ہے اور اس پر جنات ہیں. ان کے قریب سے گزرتی سرخ گھنگریالے بالوں والی لڑکی نے پریسا کو دیکھ کے کہا. تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پھر ان سب کو دیکھا. کنیزوں کے چہروں کی کیفیات بدلی. پھر اس لڑکی نے پریسا کو دیکھا. کیا تم نے بھی دیکھا اسے جب اس نے پانی کا پیالہ زور سے سلمیٰ خاتون کے منہ پر مارا تھا اور کہا کہ مجھے سونے کا پانی چاہیے؟ مرینا اس لڑکی کو قتل کر دینے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ پریسا کا منہ حیرت سے کھلا تھا. ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ جھوٹی خبریں آخر کون پھیلا رہا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ اپنے شہد رنگ بالوں میں پھنسائے اور روحانسی صورت بناتے ہوئے تیزی سے بولی. اوہ. سرخ بالوں والی لڑکی نے سینے پر ایک دم ہاتھ رکھا. تو وہ تم ہو. وہ لڑکی تم ہو. ایک ادا سے انگلی اس کی جانب اٹھائی. ایک مرد باورچی دیوار میں بنے تندور سے ایک بڑا سا نوالا بڑا سا لوہے کا تختہ نکال رہا تھا جس پر لاتعداد پھولی ہوئی روٹیاں رکھی تھی. اس کے آس پاس بھی 4-5 ملازم اور ملازمائیں مصروف تھی. مجھ پر کسی جن کا سایہ نہیں ہے. اور اب مٹھیاں بھیجتے ہوئے جھنجھلا اٹھی. ہر بیمار شخص یہی کہتا ہے. سرخ بالوں والی لڑکی نے آئی بروز کھائے. مرینا نے اس کے پیر پر زور سے اپنا پیر رکھا لیکن اس نے اپنا پیر سرعت سے پیچھے کر کے بچا لیا. تم لوگ کن باتوں میں لگی ہوئی ہو؟ کھانے میں مجھے پیش کرنا ہے. مسالے کی چنگھاڑتی ہوئی آواز مطبخ میں گونجی. وہ سب اچھل کر اپنے اپنے کاموں کی طرف لپکی. پریسا نے بیٹھتے ہوئے بددلی سے دھنیا کی مزید ایک گڈی کھولی. مرینا نے کھا جانے والی نظروں سے لال بالوں والی لڑکی کو دیکھا. تمہیں تو میں دیکھ لوں گی. پریسا کا چہرہ کانوں تک سرخ ہو چکا تھا. اگر انہوں نے اسے اس دوسرے روپ میں دیکھ لیا. اس خیال پر اسے گھبراہٹ سی اس پر طاری ہوئی. جب تک وہ ہار اسے نہیں مل جاتا وہ جلد سے جلد گھر لوٹنے کی کوشش کرے گی. اسے کسی بھی صورت رات کو محل میں نہیں ٹھہرنا تھا. شہر ماسٹر. اس کے کانوں میں پڑتی آس پاس لوگوں کی بھنبھناہٹیں. پھر خیالات کا نہ رکتا دریا جو کہ بہتا چلا جا رہا تھا. اس نے سیٹ پر ٹکائے سر کو جنبش دی. گردن سیدھی کی. پھر بس میں اپنے ہمراہ سفر کرتے ان اجنبی مسافروں کو دیکھا. برابر بیٹھی سارا آنکھوں پر سلیپنگ ماسک پہنے ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی. الائزہ نے ہلکے نیلے رنگ کا اونی سویٹر جس پر سفید رنگ کی موٹی لائنیں تھی پہن رکھا تھا. سینے پر ہاتھ لپیٹے اس نے کھڑکی کے بند شیشے سے آتی ہوئے چہرے پر محسوس کیا. آنکھیں خیالات کے بھنور کی عکاسی کرتی نم سی تھی. وہ گفتگو کوئی 50ویں دفعہ پھر سے اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگی تھی. واپسی کب تک ہوگی تمہاری؟ اس کی انگلیاں اسکرین پر تیزی سے حرکت میں آئی تھیں. 1-2 مہینے میں. پھر گفتگو جو کہ شروع ہی نہ ہوئی تھی اس کا اختتام عام انداز میں ہوا تھا. یوں جیسے کہ وہ شخص کے لیے کسی ہمسائے کی طرح ہو جس سے صبح شام بس آتے جاتے ہائے ہیلو ہو جاتی ہو. اس نے
اس نے مسترب انداز میں لب کاٹے پھر گردن گھما کے اپنے برابر بے نیازی سے سوتی سارا کو دیکھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کی کوئی خاص بات چیت نہیں کی تھی، وہ بھی علیحدہ کی طرح پرائمری کلاسز کو پڑھاتی تھی۔ اس وقت وہ حسرت سے اس کی صاف رنگت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ اس کا منگیتر لندن میں کسی مشہور ٹیکسٹائل فرم کا مالک تھا۔ وہ پوچٹل میں اس کے ساتھ پرائمری کلاسز کی ہوم ٹیچر رہنے والی تھی، دونوں کو ایک ہی کلاس سنبھالنی تھی۔ اس کے منگیتر نے پوچٹل جانے سے پہلے اسے بے تحاشا شاپنگ کروائی تھی، مہنگے ریستورانوں میں گھمایا تھا، اور وہ سب یہ کیوں نہ کرتا، وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان دونوں کا 2 سال تک ریلیشن رہا اور اس سال اکتوبر میں ہی ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ اس نے حسرت بھری نگاہیں اس سے ہٹائیں اور چلتی بس کے شیشے سے باہر جھانکا۔ یہ نہ جانے وہ محبت کے اس معاملے میں اتنی بدقسمت کیوں تھی، کیوں اب تک محبت کرنے والا، جان لٹانے والا شخص نہیں ملا تھا۔ آنکھوں کے کنارے بھیگے تو اس نے انگلی کے پوروں سے انہیں پونچھا۔ شاید سارا بہت خوبصورت تھی، تبھی ایسا پرفیکٹ شخص ملا تھا۔ کیا مرد واقعی بس خوبصورتی دیکھتے ہیں؟ اس نے گود میں رکھے فون کی سیاہ اسکرین پر اپنا عکس دیکھا تھا۔ تم ہر طریقے سے پرفیکٹ ہو الائزہ، تمہیں کوئی بھی اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اس کی آواز پر دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے لب دبائے کھڑکی پر سر ٹکایا تو براق ان اچھے لڑکوں میں کیا تم شامل نہیں ہو؟ تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ شاید تمہیں وقت چاہیے، ٹھیک ہے تم اپنا وقت لے لو، لیکن میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں سوچ سکتی۔ تم سے بات کرتے وقت جو احساس مجھے اپنی لپیٹ میں رکھتا ہے، وہ خوبصورت احساس مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اگر مجھے پوری زندگی اکیلے بھی بتانی پڑی تو میں تمہارے انتظار میں بتاؤں گی۔ میں جانتی ہوں تم ہر چیز بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہو، مجھے تم پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کے آثار پھیلنے لگے۔ اسے اتنی جلدی اس سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اف، اس نے سب برباد کر دیا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنی تھوڑی رگڑی بھٹکتی نظر پھر سے سارا کی دودھیا ملائم ہاتھوں پر پڑی۔ غیر ارادی طور پر اس نے سینے پر بندھے اپنے ہاتھ کو چہرے کے سامنے کیا۔ لوشن لگانے کے باعث اس کی گندمی ملائم جلد شیشے سے آتی نرم دھوپ میں چمکی۔ ایک افسردہ سے سانس بھر کے اس کی پینٹ کی جیب میں ہینٹری نکالی جو اس نے یوں ہی جیب میں جلدی سے ارسی تھی۔ بمشکل اس گچھے کو سلجھاتے اس نے ہمیشہ کی طرح سوچا کہ ایک عدد ایئرپورٹ کی سخت ضرورت تھی۔ یہ تاروں کا گچھا کب تک بھلا وہ سلجھاتی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس سوچ کو اسے محض سوچ ہی رہنے دینے تھا۔ فون پر "یو آر مائی پیشن" کا لگایا تھا۔ گانے کے الفاظ پر دل میں ٹیس سی اٹھی۔ کھڑکی سے باہر تیزی سے بھاگتے مناظر پر نظر جمائے اس کا دل کسی اور منظر میں گم ہونے لگا تھا۔ وہ منظر صرف اس کا اور براق کا تھا اور وہ اس میں بے حد خوش تھی۔ زیر لب مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی۔ پوچٹل تک پہنچنے میں ابھی کئی گھنٹے تھے اور کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے میں طویل راستے آسانی سے کٹتے تھے۔ قصر اہروان دربار میں سنگینی اور اضطراب کا عالم تھا۔ سلطان سلیمان مرکزی تخت پر داؤ سلطان کے ہمراہ وراجمان تھے۔ تخت سے نیچے دونوں اطراف نشستوں میں دائیں جانب وزیر جبکہ بائیں جانب مشیر سلیم اور اورحان بیٹھے تھے۔ مرثیہ کے نمائندے تخت کے مقابل رکھی نشستوں پر وراجمان تھے۔ مرثیہ کا سفیر بے چینی سے میز پر رکھی دستاویزات کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ عالی جاں سلطان سلیمان، سب سے پہلے تو میں اپنی سلطنت اور مرثیہ کے سلطان کی جانب سے آپ کی اس فراغ دلانہ مہمان نوازی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ چینی نقوش کے حامل مرثیہ کے سفیر حیدر اعظم کی آواز تھی۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور طائرانہ نظریں دربار پر ڈالی۔ جو چیز اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی وہ سلطان سلیمان کے ہمراہ بیٹھے ان کے صاحبزادے کی نظریں تھیں۔ انہیں یہی معلوم تھا کہ وہ مل چکا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے ریاستی اموار میں شامل کیا جا رہا ہے۔ لبوں پر زبان پھرتے وہ مزید گویا ہوا، مرثیہ کے تجارتی راہوں کے مسدود ہونے اور معاشی زوال نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم آج اہروان کے ساتھ امن کا فیصلہ کریں۔ کئی برسوں کے بے مقصد بغض اور دشمنی نے دونوں سلطنتوں کے وسائل کا صرف ضیاع ہی کیا ہے۔ ہمیں اہروان کی دیانت پر مکمل بھروسہ ہے، لہٰذا آپ کے وزیر خارجہ کی جانب سے پیش کردہ تمام شرائط ہمیں منوعن قبول ہیں۔ مجھے نہیں لگتا سلطان سلیمان ہماری شرط قبول کریں گے۔ اس آواز پر داؤد نے تھوڑی کھجائی۔ نظریں مرثیہ کے سلطان سے ہوتی ہوئی ان کے وفد پر جم گئیں۔ اب ان کی نگاہیں اس جماعت میں بیٹھے لوگوں میں سرگوشی کرنے والے کو ڈھونڈنے لگیں۔ کئی چہروں سے ہوتی ہوئی وہ 32 سالہ نوجوان پر جا رہی تھی
जाकर रुकी जो दूसरे मुअव्विन की जानिब झुका हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होगा, सुल्तान बिना तहकीक के कोई शर्त नहीं रख सकते। अब इसके कान से दूसरे माउन की सरगोशी टकराई, आंखों की पुतलियां सुखेड़ी और आदतन शाही तख्त के हत्थे को उंगलियों से बजाने लगा। मर्सिया के वफ्द नुमाइंदों की जमात में मर्सिया का सफ़ीर हैदर आज़म और मशीर खारजा अबुल कलाम के अपने मातहतों के साथ नशिस्तों पर बेचैन से बैठे थे, जबकि उनका सुल्तान एहरवान के मरकजी तख्त की दाएं जानिब खास नशिस्त पर बैठा था। इस वक्त सफ़ीर हैदर आज़म कई दस्तावेज़ात अपने सामने फैलाए दरबार की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। एहरवान की बयान की गई सारी शराइत हमें मंजूर हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है, कह के इसने अपने सामने फैले कागज़ से सर उठाया। मशीर अब्दुल कलाम ने एक मुड़े हुए कागज़ को उजलत और एहतियात से खोल के इसे दिया। सफ़ीर ने नाक पर धरा गोल चश्मा ठीक किया और इजाज़त तलब नज़रों से दोनों सल्तनतों के हाकिमों को देखा। सुलेमान सुल्तान ने कमर सीधी की और हाथ का इशारा दिया। सफ़ीर कागज़ की जानिब मतवज्जह हुआ। शर्त यह है कि एहरवान को हमारे मुहाफ़िज़ दोस्तों को शुमाली सहराही गुज़रगाह से गुज़रने का मुस्तकिल हक़ देना होगा। ये गुज़रगाह खुश्क और वीरान है, यहाँ काफ़िलों की हिफाजत का सवाल है। इन मुहाफ़िज़ों को तिजारती काफ़िलों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मर्सिया का सारा सामान तेज़ी से मग़रिबी सल्तनतों तक पहुँच सके। दरबार में मौजूद दोज़रा ने आपस में सरगोशी की। मौरख तबरेज़ ने हिमायत में सर को जंबिश दी और लुकमा दिया। हुजूर, ये गुज़रगाह बेआबो गया है, यहाँ कोई आमदनी नहीं होती। अगर मर्सिया हमारी सरहदों की हिफाजत में मदद करता है तो ये एहरवान के लिए फ़ायदे का सौदा है। मेरे ख्याल में इस शर्त को हमें मंजूर करना चाहिए। कुछ हद तक मैं भी इसे माकूल समझता हूँ। इस तरह हमारे फ़ौजी वसाइल पर बोझ कम होगा। जहांगीर सुल्तान ने हाथ बांधे हुए कहा। दाऊद की आंखों में चुभन सी उतरी। मौरख तबरेज़ के चेहरे पर बेसब्री की सी कैफियत थी। वो जल्द सुल्तान का जवाब सुनना चाहता था। दरबार के बाकी लोगों के चेहरों पर भी रजामंदी की सी कैफियत थी। दाऊद, तुमने इन मामलात को समझ लिया है, तुम्हारी क्या राय है? मैं सुनना चाहूँगा। सुल्तान सुलेमान ने दाऊद की जानिब देखा। मुझे इस शर्त से काफ़ी हद तक इख्तलाफ है वालिद मोहतरम। दरबार में खामोशी छा गई। मौरख तबरेज़ की परेशानी पर बल पड़ गए। शुमाली सहराई गुज़रगाह महज तिजारती रास्ता नहीं, ये हमारे जनूबी किलों तक पहुंचने का वाहिद और आसान रास्ता है। चूँकि इन किलों में एहरवान का कीमती तिजारती सामान रखा जाता है, मर्सिया को वहाँ की जिम्मेदारी देना दरअसल एहरवान की तिजारत को ख़तरे में डालना है। हमारे लिए ये शर्त कबूल करना महज एक बेवकूफ़ी है। दरबार में चहमगोइयाँ उठी। जहांगीर सुल्तान चौकन्ने हो गए थे। सुलेमान सुल्तान ने हिमायत से सर को इस बात में जंबिश दी। शहजादा एहरवान, आप मामूली सी सहूलत को गलत रंग दे रहे हैं। मर्सिया के सुल्तान ने तेजी से दाऊद की बात की तरदीद की। मुझे आपकी बात पर बेहद दुख हुआ। यकीनन ये आपकी नासमझी है जो हमारी जिम्मेदारी को आप खतरा समझ रहे हैं। आपकी बात को गलत रंग नहीं दिया जा रहा सुल्तान। मर्सिया और एहरवान के दरमियान ऐसी कोई दयानतदाराना दोस्ती नहीं कि इसके बायस किसी भी खतरे के इम्कान को पसे पुश डाल के आपको गुजरने की इजाज़त दे सकें। जैसा कि आपके सफ़ीर ने शुरू में कहा कि आप अमन का ये फ़ैसला मजबूरन कर रहे हैं, इसी तोसत से आपकी ये शर्त मानी जा सकती है, लेकिन इस तरह नहीं जैसा आप चाहते हैं। इसने कान के लोग खुजाए सब जानते हैं कि मर्सिया तिजारत के वक्त मुश्किल में है, लेकिन आप इस वक्त ज़रूरियात को ताकत में बदलने के मौके ढूंढते रहे हैं। इसी वक्त आपको अकल से काम लेके अपनी इन ज़रूरियात पर गौर करना चाहिए जो एहरवान आपको अमन के एवज़ फराहम कर रहा है। मर्सिया के सुल्तान का चेहरा खफ्त के मारे सुर्ख हुआ। अक्लमंदी से काम लेने से मुराद क्या है आपकी शहजादा मोहतरम? क्या आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं? हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इस किस्म की शर्मिंदगी से गुजारा जाएगा। सुल्तान सुलेमान, क्या शहजादे को ये ज़ेद देता है कि वो हमारी इस किस्म की तजलील करे? खजालत और शर्मिंदगी को नाराज़गी में बदलते मर्सिया के सुल्तान ने चेहरे पर शदीद दुखी आसार तारी किए, लेकिन यहाँ किसी की तजलील नहीं हुई। सुल्तान, जब दो रियासतों के दरमियान मुआहिदा होता है तो उसमें दोनों रियासतों की राय और तजवीज़ात को सामने रखा जाता है। तुम्हारे सफ़ीर ने जो शराइत बताई हैं, शहजादा की नफ़ी पर तुम्हारा रवैया ये बताता है जैसे तुम पहले से ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये कबूल हो जाएगी। शहंशाह सुलेमान ने एक निगाह सलीम और हान पर डाली थी, जिन्होंने सर की जंबिश से इनकी तायीद की। फिर मर्सिया के वफ्द और सुल्तान को देखा। हुजूर,
مرثیہ کے سلطان نے پہلو بدلا۔ ہم نے یہ شرط کافی سوچ سمجھ کر اور دونوں ریاستوں کے مفادات کو مد نظر رکھ کر بنائی ہے۔ اگر مورخ تبریز کو اس کے اختلاف نہیں، کیا یہ ہماری نیک نیتی کا ثبوت نہیں ہے؟ مرثیہ کا سلطان جھنجھلاہٹ سے بولا تھا۔ تبریز مسکرایا اور سر کو آہستگی سے مرثیہ کے سلطان کے لیے جھکاتے ہوئے بولا، مجھے احروان کا جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، چاہے وہ فائدہ 2-3 بڑے نقصانات ہی ساتھ کیوں نہ لائے۔ میرا ماننا یہی ہے کہ اگر سمجھداری سے کام لیا جائے تو وہ 2-3 نقصانات بھی کسی نہ کسی طرح مفادات میں بدل سکتے ہیں۔ تبریز نے اعتماد سے کہتے مسکرا کے سلیمان سلطان کی جانب دیکھا۔ داؤد شہنشاہ سلیمان کی جانب جھکا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، اس شخص پر یقین کر کے آپ اچھا نہیں کر رہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس شرط کو قبول کر کے اپنے سفیر کی نگرانی میں ضرور دیتا۔ تبریز نے ایک نظر شہنشاہ سلیمان اور داؤد پر ڈالتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ پھر تو شکر ہے کہ آپ اس جگہ پر نہیں ہیں تبریز صاحب، کافی مشکلات کھڑی کر دیتے آپ۔ داؤد نے تبریز کو دیکھا جس نے اس بات پر اپنی لاٹھی تھامتے ہوئے پہلو بدلا۔ سلطان سلیمان کھنکارے اور مسکرا کے میز پر بڑی پڑی طباق کو دیکھا، پانی کا پیالہ اٹھایا، پھر گردن اپنے فرزند کی جانب گھمائی۔ شہزادہ احروان کو بہتر معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، میں بھی آپ سب کی طرح اس کے فیصلے کے انتظار میں ہوں۔ پیالے سے ایک بڑا گھونٹ بھرا، اسے واپس طباق میں رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر اب اطمینان سا پھیلا تھا۔ جہانگیر سلطان کی بڑھتی بے چینی کو داؤد بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس شرط کو ایک صورت میں قبول کی جا سکتا ہے۔ ایک باریک سی سلوٹ مرثیہ کے سلطان کی پیشانی پر امڑ آئی، جبکہ مرثیہ کے وفد کے باقی افراد دل ہی دل میں شہزادے کو کوس رہے تھے۔ مرثیہ کی فوج کو گزرگاہ کا حق دیا جائے گا، لیکن ان کی تعداد، ہتھیار اور قافلے گزرنے کی تاریخ ہر 3 ماہ بعد مرثیہ کی جانب سے جائزہ کے لیے پیش ہوگی، اور اس جائزے کی ذمہ داری چچا جان کے خاص سفیر کے ہاتھ میں ہوگی۔ جہانگیر سلطان چونک اٹھے، اور چچا جان، میرا مشورہ ہے کہ مورخ تبریز جو یہ سمجھتے ہیں کہ گزرگاہ محفوظ ہے، وہی ان معاملات کو سنبھالنے والے محافظ دوستوں کے سربراہ ہوں گے۔ اگر مرثیہ نے کیے گئے معاہدے کا استحصال کیا تو مورخ تبریز اور آپ کے سفیر دربار کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ جہانگیر سلطان کے ماتھے کی نس پھڑکنے لگی۔ یہ لڑکا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، جلد سے جلد اس کا کہیں بندوبست کرنا پڑے گا۔ انہوں نے جبڑے بھینچتے ہوئے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ احروان کے امراء اور درباریوں کے چہروں پر نظر آنے والی مستقل پریشانی داؤد کے فیصلے پر بالکل ویسے ہی غائب ہو چکی تھی جیسے دربار کے باہر باغات کی ہریالی برف کے نرم اونوں تلے غائب ہو رہی تھی۔ وہ شہزادہ ریاستی امور سنبھال سکتا تھا۔ سلیمان سلطان کے اسے یہ ذمہ داری دینے پر انہیں جو شک تھا وہ آج دور ہو چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔